एनर्जी रिच कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, और बायो एनर्जेटिक्स में हमें कहीं ना कहीं एटीपी का जिक्र जरूर आया था। तो अब उनके बारे में करेंगे कि जैसे उसके बारे में एक डिस्कस करते हैं, डिस्कशन होगा यहाँ पे एटलीस्ट। तो चलो मूव करते हैं उस पर। जो हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, आपके जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होने वाला है, और साथ ही साथ आपके जो मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टोर है, कैरियर है, वो यही है। अब उसमें क्या करते हैं, या तो ब्रेक होंगे, आपका जो एनर्जी आता है या वो तो हाई एनर्जी बॉन्ड्स का ब्रेक होगा, या फिर कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसके टाइम पे वो रिलीज आउट हो सकता है। तो ये हमारे एनर्जी, कुछ की एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं अगर एक बार ध्यान से देखें तो एक होता है हमारा एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी होता है, एनएडीएच होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड एफएडीएच2। अब ये थोड़ा सा याद रखना। अब जब हम नेक्स्ट यूनिट पे मूव करेंगे ना, यूनिट 2 पे, तो ये एनएडीएच, एटीपी, जीटीपी, एफएडीएच2, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तब कंफ्यूज मत होना कि यार ये कहाँ से आ गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और हमारा है फॉस्फोक्रिएटिन। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है उसमें हमारा एडेनाइन का बेस लगता है। अब एडेनाइन का बेस हो गया, वहां पे राइबोज शुगर लगेगी और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो इसने क्या बोला है यहाँ पे, एडेनोसिन मतलब एडेनाइन बेस राइबोज शुगर विद 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आपको एटीपी का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ये हमारा प्राइमरी सेलुलर एनर्जी करेंसी है। हमने याद है लास्ट क्लास में क्या बात की थी, करेंसी की बात की थी। तो ये वही फंक्शन है, एक मसल कॉन्ट्रैक्शन में एनर्जी देना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बायोसिंथेसिस कराना है। सिग्निफिकेंस ये होता है कि जो आपका सेंट्रल टू मेटाबॉलिज्म है या सेलुलर होम्योस्टेसिस है, तो वहां पे एटीपी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका जीटीपी आता है, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है हमारे एटीपी से। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो यहाँ पे बेस है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस में हमारा ग्वानिन लग जाता है। तो उस तरीके से आपके प्रोटीन सिंथेसिस को पावर देना, सिग्नल ट्रांसडक्शन करना है, वहां पे हमारा जीटीपी का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि हमारे सेलुलर रेगुलेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब NADH है, FADH2 है, तो NADH हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है किसका, NAD+ का। अब जो भी हमारा NAD+ है, NADH हमारा उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है, FADH2 हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है FAD का, ठीक है। FAD का रिड्यूस फॉर्म FADH2 है। इनका काम है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है सेलुलर रिस्पायरेशन में, साथ ही साथ डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन में, जिससे कि ATP का प्रोडक्शन हो सके। अब कोई भी, अच्छा हमने 3 वो चेन पढ़ी थी कि 3 तरीके से होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। वो कैसे होगा, एक था उसमें से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इफ यू रिमेंबर। अगर नहीं है तो अभी वापस जाओ, उस नोट्स को उठाओ। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ऑलरेडी आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से मिल जाएगा, वरना आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करो firsthope.co.in पर, या फिर हमारा ऐप है फर्स्ट होप, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करो, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। आपको PYQ सेशन के सारे जो लाइव सेशंस है उनकी PDF मिल जाएंगे, और देन आपको YouTube की जो लैबोरेटिव एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो कि अगर यहाँ नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो देन मूव टू बैक, कि पहले पीछे जाके देखो क्या चीज थी, देन हम मूव करते हैं। ऑल्दो हम इसको जाके सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे और इलैबोरेटिव वे में, देन वी विल सी। अब सिग्निफिकेंस है एनर्जी जनरेशन के लिए, फॉस्फोक्रिएटिनिन है, ये हमारा हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड है जो आपको मसल सेल में देखने को मिलेगा। अब इमीडिएटली अगर एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी हो पाए, तो वो किसका काम है, हमारा फॉस्फोक्रिएटिन का काम है, ठीक है। अब मेजर सोर्स एनर्जी कंपाउंड्स के क्या क्या है, देखो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, पायरूवेट में कन्वर्ट करता है। अब चलो इस बात कर रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, अब सोर्स भी देख लेते हैं कि हमें कहाँ से क्या मिल सकता है। तो ये ना थोड़ा जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बस याद कर लो, दिमाग में रख लो कि किस तरीके से। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है पायरूवेट में, जिसकी वजह से यील्ड करेगा ATP NADH इन द साइटोप्लाज्म में, ठीक है। बहुत शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट से इसलिए है कि आप एकदम क्लिक कर पाओ एग्जाम में। देखो यार,
आंसर बनाना सबको आता है, खूब चौड़ा चौड़ा करके लिख सकते हैं एग्जाम में कि हाँ भाई इतने पेज भर के आए हैं, वो आराम से कर लोगे। बट अगर आपको बेस ही नहीं पता होगा तो कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, तो बीच में कहानी तो लिखोगे नहीं या गाना नहीं लिख कर आओगे। ठीक है, लिख कर भी आ सकते हो वैसे तो आप लोग, बट स्टिल कोई बात नहीं, इसको पता होना चाहिए। ये यहाँ से आपके क्या क्लियर हो जाएंगे, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स इंपॉर्टेंट। अब कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज पायरुवेट में, ये मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल। ये बहुत आता है एग्जाम में, ग्लाइकोलाइसिस भी आता है, क्रैब साइकिल भी आ जाता है। इसमें क्या होता है, आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो क्या बनाता है, एटीपी जनरेट करता है, NADH FADH, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये साइटोप्लाज्म में कर रहा था ग्लाइकोलाइसिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। देन आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, यहाँ पे NADH और FADH2 को यूज करके हमारा कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब जब ये यूज करता है तो क्या बनाएगा, ATP बनाएगा हमारा, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस ये फोटो वाला फोटोसिंथेसिस नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जिससे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो पाए। प्लांट्स में, एल्गी में, बैक्टीरिया में ये आपको फोटोसिंथेसिस देखना पड़ेगा। कभी लिखा हो कि फोटो को सिंथेसाइज करना है, पिक्चर निकालनी है, बट स्टिल ये वो नहीं है। आप तो इतने समझदार हो यार, ठीक है, कुछ लोग कराते हैं गलती कभी कभी। अब कन्वर्ट हो जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो उसमें जो फैट्स है ना उसका ब्रेक डाउन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जहां पे वो प्रोड्यूस करेगा ATP, NADH एंड FADH2। ठीक है, अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म में उसका काम है अमाइनो एसिड को मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना। ठीक है, अमाइनो एसिड को मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, जिससे कि हमारा ATP का जनरेशन होगा। और मोस्ट कॉमनली या स्पेशली कब ज़रूरत होता है, या तो आप फास्टिंग कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या होगा, अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है या कन्वर्जन देखने को आपको मिलेगा। अब साथ ही साथ बहुत सारे हमारे जो सेलुलर फंक्शंस हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ये एनर्जी रिच कंपाउंड ज़रूरी हैं, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। अब क्लासिफिकेशन है, एनर्जी रिच कंपाउंड कैसे क्लासिफाइड होते हैं, तो सबसे पहले आपका जिसे उनका एक तो सबसे पहली चीज़ क्या रोल है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में और कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस हिसाब से ही सारे एनर्जी रिच कंपाउंड क्लासिफाइड होते हैं। अब जैसे आपका न्यूक्लियोटाइड बेस्ड एनर्जी कैरियर्स हैं जिसमें हमारा ATP, GTP, CTP आ जाएगा, ये रहे, ये 2-3 है, ये आ जाएंगे। मतलब आपका कहीं ना कहीं ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड से रिलेशन देखने को मिलेगा, इसमें न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर रहेगा, तभी इसको न्यूक्लियोटाइड बेस्ड एनर्जी कैरियर बोला गया है। अब देन रिड्यूस कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, तो उनका काम क्या होता है, जिससे आपके कोई भी कंपाउंड्स हैं उनको फंक्शन करना है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर इन रिडॉक्स रिएक्शन, ये चीज़ है। चलो पहले इसको देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर रहेगा जो एनर्जी ट्रांसफर और सिग्नल ट्रांसडक्शन सेल के अंदर देखेगा। ATP है जो हमारा करेंसी है, सेल का एनर्जी करेंसी बोल दो आप। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमें पावर चाहिए होती है, पावर्स बायोलॉजिकल प्रोसेस को कहाँ से मिलती है, ATP से। अब ATP के सिमिलर ही हमारा GTP रहता है, बट ये क्या होता है, मेनली प्रोटीन के सिंथेसिस में रहेगा, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में। फिर हमारा CTP है, तो ये एक फॉस्फोलिपिड्स या RNA सिंथेसिस में एक अच्छा मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें हमारा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, वो कहाँ से होगा, सिटिडिन ट्राइफॉस्फेट से। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड बेस्ड एनर्जी कैरियर्स को मत भूलना। अब देन है हमारा नेक्स्ट, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाता है किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में। आपका कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वहाँ पे किसका एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल लो या रिड्यूस कोएंजाइम बोल दो। अब निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड है, तो ये हमारा मेजर रोल कहाँ प्ले करता है, ग्लाइकोलाइसिस में, क्रैब साइकिल में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो कहाँ है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारा तीनों में ही है, तीनों साइकिल में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। वो होता है ना कहीं भी मुंह उठा के चला आता है, तो ये हर जगह है, तीनों जगह। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है, NADPH है। तो जो प्राइमरली सारे एनारोबिक रिएक्शंस हैं, तो वहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है, ये हमारे NADPH का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे
फैटी एसिड सिंथेसिस होना है या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस आना है तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। FADH है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आपका जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। वो होता है ना कि कहीं ना कहीं लाइक आपको पार्टिसिपेट करना है कॉन्फ्रेंस में या एब्स्ट्रैक्ट में, तो ये क्या है, ये कूद पड़ता है क्रैब साइकिल में भी, ETC में भी, जिससे कि क्या हो, इसके ATP प्रोडक्शन हो पाए, और जैसे वैसे कूदेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देन हमारा आता है फॉस्फेट बेस्ड एनर्जी कैरियर्स। फॉस्फेट बेस्ड जो या फॉस्फेट बॉन्ड जो हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे आपका फॉस्फोक्रेटिन है। कभी भी आपकी मसल्स टिश्यूज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या क्विकली एक्ट करना है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, तो फॉस्फोक्रेटिन हाजिर है एकदम बिल्कुल, जिनकी तरह 3 बार रगड़ो और आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा फॉस्फोक्रेटिन है जो हेल्प करता है ATP रीजनरेशन में। जब भी कभी आप कोई इंटेंस एक्टिविटी करते हो, जब होता है ना दिल टूट जाता है, ब्रेकअप होता है और आप जिम जाके अच्छे पुशअप पुलअप और ये सब मारते हो, तो क्या होता है कि उसको बेचारे को फॉस्फोक्रेटिन पे बोझ बढ़ जाता है और उसको रीजनरेट करना पड़ता है आपकी इंटेंस एक्टिविटी के लिए ATP। ये है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, 1,3 BPG बोल दो। तो ये हमारा ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट है जो एनर्जी या ATP का रीजनरेशन करता है या जनरेशन करता है, रीजनरेशन नहीं, जनरेशन करेगा ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो आपकी मॉलिक्यूल स्टोर एनर्जी है वो किस में होगी, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड में, जो रैपिड एनर्जी ट्रांसफर करेगा, साथ ही साथ स्टोरेज को देखने में बहुत क्रूशल है। देन आपका थायोएस्टर बेस्ड एनर्जी कैरियर आता है, जिसमें हमारे कंपाउंड्स हैं वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स में आ जाएंगे, जिसका एसाइल ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करना है बायोकेमिकल रिएक्शंस को देखने के लिए। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना है किसका, एसाइल ग्रुप का। वो कौन करेगा, हमारे थायोएस्टर बेस्ड एनर्जी कैरियर्स, वो करते हैं। अब देन 1 by 1 ATP के बारे में देखते हैं कि ATP एग्जैक्टली कहता क्या है। अब सबकी सुननी चाहिए, इसकी भी सुन लो भाई, ATP कर रहे हैं हम इतना। तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है हमारा करेंसी है, ये तो बिल्कुल याद रखो, हमारी एनर्जी करेंसी क्या है सेल की, ATP। कोई नहीं भूलेगा इसको, ठीक है। अगर कोई पूछे कि तुम्हारी करेंसी क्या है, एनर्जी करेंसी सेल की, तो बोलो ATP, जो बहुत ज़रूरी है। सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र होना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहाँ पे क्या है, हमारा ATP है। साथ ही साथ जैसे स्ट्रक्चर आप देखोगे, एक ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइफॉस्फेट, मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए हैं। देन आपका एडेनाइन ग्रुप है, देन उसके साथ क्या लगा है, आपका राइबोज शुगर लगा है, जो ये आपका ATP का स्ट्रक्चर हो गया। ऑल्दो अगर पूछते हैं तो ठीक है, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है। राइबोज शुगर के साथ आपका एडेनाइन ग्रुप, देन आपके फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुए हैं, तो ये आप एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताओ। अब स्ट्रक्चर में एडेनाइन बेस है हमारा, जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का, ये हो गया। देन आपका राइबोज शुगर हो गया, जिसमें 5 कार्बन जो बैकबोन की तरह काम करेगा, और ये ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है जो हमारा लिंक करता है हाई एनर्जी बॉन्ड से, जिसका काम है एनर्जी को, जो ATP एनर्जी है वो कैरिंग कैपेबिलिटी रखता है। ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ये हमारी राइबोज शुगर हो गई, ये एडेनाइन का ये बोलो बेस हो गया, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है ना, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में ये देखने को मिलेगा, तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। तीनों को अलग अलग कर लो, आपका स्ट्रक्चर ATP का तैयार हो गया, हमें समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा। देन हमारा नेक्स्ट था फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, अरे यार फंक्शन ATP क्या करेगा, फंक्शन समझाओ इनको, बार बार गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो पूछ लिया एग्जाम में तो फिर भी पूछा ही जाएगा। बट ATP हमारा एनर्जी कैरियर है, जिसका काम है कि एनर्जी, जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, उसको हम सेलुलर प्रोसेस, जितने हमारे सेलुलर फंक्शंस चल रहे हैं या हमारे जो अलग ही तामझाम चल रहे हैं उसके, तो सेलुलर प्रोसेसेस या सेलुलर मसले सुलझाने का काम हमारे ATP का होता है। ATP का हाइड्रोलिसिस है कि हमारा जो ATP है वो टूटा फूटेगा बेचारा, फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ATP में आएगा, और हमारा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये क्या हो गया, ATP, फिर वाटर, देन हमारा ADP, यहाँ इसका ब्रेक डाउन हो गया ATP का, ये एनर्जी रिलीज आउट हो गई आपका। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए, सेल सिग्नलिंग के लिए और DNA के लिए, सब के लिए एनर्जी यूज हो रही है, जो हमारा बेचारे ATP की कमर तोड़ के ADP निकाला गया है। तो ठीक है, अब जैसे हमारा नेक्स्ट ATP का सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन देखने को
देखना पड़ेगा क्योंकि भाई उसकी ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके साथ इतना कुछ हो रहा है। तो सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन में सेल हमारा एटीपी जनरेट करता है। 3 की पाथवे हैं, 3 ही पाथवे से वो एनर्जी जनरेट कर लेगा। सबसे पहले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसमें हमारा डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है एडीपी से। चलो यार इसकी कमर तोड़ के एडीपी बनाया था, बट यहाँ एडीपी से इकट्ठा करके एडीपी पीआई को ग्लाइकोलाइसिस क्रैब साइकिल के टाइम पे एक तरीके से हम डायरेक्ट एटीपी का सिंथेसिस कर पाए हैं। तो ये हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। वहाँ क्या हुआ था, हमारा ऊपर जो एटीपी से एडीपी आया था वो था हमारा एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ये याद रखना, हाइड्रोलाइसिस में बेचारा टूट फूट के कुछ और बन जाता है, बट फॉस्फोराइलेशन में फिर वापस वो अपने फॉर्म में आ जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और क्या करेंगे, एटीपी का फॉर्मेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये हमारे क्लोरोप्लास्ट है, जैसे प्लांट एल्गी है, वहाँ पे भी तो एटीपी की जरूरत है। तो सनलाइट क्या करता है, एक फोटो ग्रेडियंट बनाता है एटीपी सिंथेसिस के लिए, एटीपी सिंथेसिस। तो ये हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या भाई फिर वही देखो, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं ये, यहाँ ऊपर अभी इंपॉर्टेंस पूछ रहे थे या फंक्शन पूछ रहे थे, अब सिग्निफिकेंस देखो। एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, एक तरीके से पावर देगा कि चलो भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, बायोसिंथेसिस, ये सब सेम है। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इनका तो बताने का काम है कि ये सारी चीज़ें हैं, बट हमें समझ आ गया है कि ये काम होता है। समझ में आ गया तुम लोगों को या नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर देखो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि नहीं आया है, देन इसको देखते हैं फिर अच्छे से, बट स्टिल समझ आ जाएगा, तुम लोग तो स्मार्ट हो यार। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट CAMP, ये तो बहुत जगह आपने देखा होगा, ये हमारा क्रूशियल सेकंड मैसेंजर है सेलुलर सिग्नलिंग में। अब सिग्नलिंग की बात कर रहे थे वहां पे, तो हमारे सेलुलर सिग्नलिंग में साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बहुत ज़रूरी है। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से कोई इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है या स्पेसिफिक इनिशिएट होता है, वहाँ मीडिएटर की तरह काम करेगा या मीडिएट करेगा। अब बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिज्म, जीन रेगुलेशन, न्यूरोनल फंक्शंस, तो वो कहाँ होगा, ये हमारे बेचारे छोटू सी से और AMP से हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखो बहुत इजी है। न्यूक्लियोटाइड आ गया अपना, राइबोस भाई साहब आ गए, और यहाँ पे एक बेचारा सिंगल फॉस्फेट है। इन्होंने बोला ना एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब 1, तो 1 फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। ट्राइफॉस्फेट वो ATP में है, यहाँ CAMP में एक ही है। एडेनाइन बेस हो गया, राइबोस शुगर हो गई, देन हमारा अकेला इकलौता बेचारा फॉस्फेट है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसकी वजह न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है। राइबोस में 5 शुगर हो गए, जो हमारा मॉलिक्यूलर बैकबोन के लिए ज़रूरी है बनाने के लिए। सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है जो साइक्लिक बॉन्ड बनाएगा राइबोस शुगर से, सिंगल साइक्लिक बॉन्ड बनेगा राइबोस शुगर से, कनेक्ट करेगा 3 और 5 कार्बन को। अब जो साइक्लिक ये CMP है वो स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट होता है लीनियर न्यूक्लियोटाइड से और एक यूनिक रोल प्ले करता है हमारे सिग्नलिंग पाथवे में। अब प्रोडक्शन एंड फंक्शन की बात करें सिंथेसिस के लिए, अब जो हमारा ये CMP है क्या प्रोड्यूस करेगा, ये किससे प्रोड्यूस होता है, एडिनाइलाइट साइक्लेस, इस पर्टिकुलर एंजाइम से ये सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस होता है, ऐसा बोलो, CMP एडिनाइलाइट साइक्लेस से। एक ऐसा एंजाइम जो हमारे सेल सरफेस रिएक्टर पर रिसेप्टर पर रहता है, जैसे हमारा GPCR है, G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, वो एक रिस्पॉन्स बनाता है एक्सटर्नल सिग्नल्स के लिए। अब एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए कुछ चाहिए ना, एंजाइम तो तभी एक्टिवेट होगा हमारा जब सेल सरफेस रिसेप्टर पे कुछ बाइंड होगा, तो एक्सटर्नल सिग्नल्स आएंगे जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, देन वो एक्टिवेट करेंगे और हमारा क्या बनेगा, CMP बनेगा। अब ATP है, ATP क्या फॉर्म करेगा, CMP PPI बनाएगा, तो ये सिंथेसिस हो गया। फंक्शनल में फंक्शन जो है उसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये सेकेंड मैसेंजर की तरह तो एक्ट कर ही रहा है, साथ ही साथ इसको क्या करना है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स देने हैं इंट्रासेलुलर टारगेट को, मतलब उसे बताना है ये वो है चौकीदार बेचारा बाहर खड़ा हुआ है, बाहर खड़े होके जो भी सिग्नल इसे मिलते हैं वो जाके अंदर के इंट्रासेलुलर टारगेट पे जाके एक तरीके से मैसेज हो रहा है, ऐसा समझो। ठीक है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया। देन आपका एक्टिवेशन होता है प्रोटीन काइनेज A का, तो सबसे पहले देखो ये बाइंड करेगा फिर उसको एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से जैसे PK हमारा
प्रोटीन काइनेज ए, उससे बाइंड हुआ, वो एक्टिवेट हुआ, देन वो फॉस्फोराइलेट करेगा प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स की वजह से, और जिसकी वजह से जो सेलुलर प्रोसेसेस चलने वाले थे ना, देखो सेलुलर प्रोसेस में हमारा मेटाबॉलिज्म, जीन एक्सप्रेशन, सेल सिग्नलिंग, ये सब आएगा, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो वो हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा। देन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस CMP का क्या है? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस यार, इंपॉर्टेंस वही फंक्शन, देखो फंक्शन को, इनको सबको साथ मिला दो, काम एक ही करेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन का, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का, मेटाबॉलिक कंट्रोल का, सेल ग्रोथ और न्यूरोनल फंक्शन का। ठीक है, अब देखो सिग्नल ट्रांस जो डक्शन है वहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स को एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरह वो क्या करता है, मीडिएट एम्पलीफाई करेगा, रेगुलेशन करेगा, क्रैब साइकिल है हमारी, या क्रैब है, सॉरी नॉट क्रैब साइकिल, ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमारा CMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, जिसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन चलेगा, मेटाबॉलिक में ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन, लाइपोलाइसिस, ये सब होगा, सेल ग्रोथ वो मॉड्यूलेट करता है सिग्नलिंग पाथवे को, जिससे कि सेल ग्रोथ देखने को मतलब इन्फ्लुएंस हो जाती है, डिफरेंशिएशन। देन न्यूरोनल फंक्शंस हैं, जिससे सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी या न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी से एक लर्निंग और मेमोरी में भी टेक पार्ट करता है। अब चलो ठीक है, ये सारा सब कुछ हो गया, प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस को ब्रेक डाउन करना है, टर्मिनेट करना है, खत्म करना है, वो कैसे होगा? टर्मिनेशन ऑफ CMP सिग्नलिंग को, या जैसे आपका फॉस्फोडाइएस्टरेसेस है उसका डिग्रेडेशन उसके थ्रू होगा हमारा, ये जो टर्मिनेशन होगा वो कैसे होगा? डिग्रेडेशन बाय फॉस्फोडाइएस्टरेसेस। अब CMP जो है वो ब्रेक डाउन होता है, वो भी टूटता है बेचारा, वो टूटता किसकी वजह? जैसे हमारा, एक मिनट रुको, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं नीचे। अब जैसे हमारा ATP था, ATP का ब्रेक डाउन हो रहा था हमारा ADP में, वहाँ भी किसी ना किसी की सोर्स लगी थी, मतलब एंजाइम लगा था हमारा। वही हमारा जो CAMP है, CMP का भी ब्रेक डाउन हो रहा है AMP में। अब इसको ब्रेक डाउन करने वाला अपना फॉस्फोडाइएस्टरेसेस एंजाइम भाई साहब है, जो सिग्नलिंग इफेक्ट को टर्मिनेट करते हैं, कि भाई एक एंजाइम है ना, उसको खा गया, खत्म कर दिया, कि चलो भाई हो गया अब काम खत्म। अब उससे क्या होगा? जो आपका सिग्नल स्पेसिफिक ट्रांजिएंट है, या आप एक तरीके से सेल की नीड के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोसेस चल रहा है, वो होता है ना कि तुमने तो ऑन किया, टंकी भर रहे हो, मोटर चलाई है तो चल ही रहने दी, नहीं, उस प्रोसेस को रोकना भी तो है, फालतू वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी पानी भी नहीं वेस्ट करना है, डोंट वेस्ट वाटर, ओके। तो चलो ठीक है, ये था हमारा टर्मिनेशन ऑफ CMP सिग्नलिंग। ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी है, जितने हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं इनका यूज़ हमें सारी जो साइकिल पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने वाले हैं, क्रैब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।